हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्म समाज और उसके सिद्धांतों को। तो यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। ये जो इमेज है ये है राजा राम मोहन राय। ये जो थे ये 18वीं शताब्दी के एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे और इन्होंने ही एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर बन गया ब्रह्म समाज। तो इनके द्वारा जो विचार थे वही विचार आगे चल के ब्रह्म समाज के सिद्धांत कहलाए और इन्होंने ही ब्रह्म सभा की या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि राजा राम मोहन राय जो हैं ये मुख्य कड़ी हैं ब्रह्म समाज के। तो राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को अगर आप पढ़ते हैं तो पूरी तरह से ब्रह्म समाज को जान लेंगे। तो हम उन्हीं के बारे में और ब्रह्म समाज के बारे में पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जगाना, मतलब भारत को फिर से जगाने वाले अग्रदूत कहे जाते हैं और इसके अलावा आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं। इनका जन्म जो है वो 22 मई 1772 को हुआ था बंगाल के राधानगर में। याद रखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म जब बंगाल में हुआ था उस वक्त बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो राधानगर नाम की जगह है वह पश्चिम बंगाल में पड़ती है, बंगाल के विभाजन के पश्चात भी आज के समय में। उसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई वह 27 सितंबर के 1837 को हुई और यह यूके के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई है। और यह ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते थे और इनके माता का नाम ताराणी देवी और पिता का नाम रमाकांत था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पटना में की और पटना में इन्होंने फारसी तथा अरबी भाषा का गहन अध्ययन किया और कुरान को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और उसका गहन अध्ययन किया। उसके बाद वे बनारस जाते हैं। बनारस में संस्कृत का अध्ययन कर वे वेद और उपनिषदों को भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। इतना पढ़ाई करने के बाद वह 16 वर्ष की उम्र में अपने गांव लौट आते हैं और वहां पे लौटकर वे देखते हैं कि हिंदू जो थे वे मूर्ति की पूजा कर रहे थे। किसकी पूजा कर रहे थे फ्रेंड्स? मूर्ति की पूजा कर रहे थे, जिसकी उन्होंने पूरी तरह से आलोचना की। उन्होंने बोला कि वह गॉड कभी गॉड नहीं हो सकता जो यहाँ पर है पर वहाँ नहीं। मतलब मूर्ति अगर यहाँ पर है और दूसरी जगह पर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो गॉड नहीं है। गॉड वो होता है जो यूनिवर्सल है, मतलब वह हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, वह हर जगह व्याप्त है, वही गॉड है। उसके अलावा वर्ष 1803 से लेकर वर्ष 1814 के बीच में जब उनकी उम्र 31 साल हुई, 1772 में फ्रेंड्स उनका जो है जन्म हुआ था, जिसकी वजह से उनकी उम्र जो है 1803 में 31 साल की हो गई, जहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में वुडफोर्ड और डिग्बी के तहत दीवान के पद को संभाला। और वहाँ पर वह 31 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र, मतलब 14 साल की उम्र तक उन्होंने दीवान की नौकरी की। उसके बाद उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कोलकाता में जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक बुराइयाँ थीं उसको सुधारने का उन्होंने उसके बाद प्रयत्न किया। नवंबर 1830 में उन्होंने क्या किया, जो सती प्रथा से संबंधित अधिनियम थे। सती प्रथा क्या थी? कोई भी अगर पुरुष मर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती थी उसको भी उस चिता पर जिंदा जलाना होता था। तो इस सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे इंग्लैंड जाते हैं अधिनियम पास कराने के लिए। और फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय जो हैं उन्होंने दिल्ली के मुग़ल सम्राट जो अकबर सेकंड थे, यह जो वंशज थे मुग़ल के, बाबर, हुमायूं, अकबर के, वे अकबर सेकंड की कुछ शिकायतें थी जिसको लेकर वे जाते हैं इंग्लैंड, जिसके कारण अकबर जो है खुश होकर उनको राजा की उपाधि देते हैं। अकबर सेकंड की शिकायतें कौन सी थी? पेंशन संबंधित शिकायतें थीं। उसके अलावा उन्होंने उनको जो है द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, जो राजा राम मोहन राय थे उनको द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा कहा गया। द्वारिकानाथ टैगोर कौन थे फ्रेंड्स? याद रखें फ्रेंड्स, द्वारिकानाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। द्वारिकानाथ टैगोर जो थे फ्रेंड्स वो रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। तो यहाँ पर जो मैंने आरटी लिखा है फ्रेंड्स, इसका मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था फ्रेंड्स? देवेंद्रनाथ टैगोर। नाम याद रखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आगे में इनका नाम आएगा। और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था द्वारिकानाथ टैगोर, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा कहा। और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है फ्रेंड्स? रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान को लिखा, जनगण मन को लिखा फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम अब यहाँ पे देखते हैं राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को, थिंकिंग को, विचारों को। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय जो हैं वे पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके जो साइंस के लेकर जो नज़रिया था उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा जोर भी दिए अपने पूरी ज़िंदगी में। और जो उनकी तत्कालिक समस्या थी वो क्या थी? वह समस्या थी बंगाल की धार्मिक और जाति के आधार पर जो भेद था उसको वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। धार्मिक और जाति के आधार पर भेद कैसा? आप जानते हैं फ्रेंड्स, जाति के आधार पर भेद जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा था
जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वाला, मैं ब्राह्मण हूँ, वो वैश्य है, वो शूद्र है, इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट था वह बहुत ही ज़्यादा घर कर गया था। वह उनकी बहुत ही बड़ी समस्या थी। वह यह सोचते थे अगर इस धर्म को किसी भी तरह से अगर मिटा दिया जाए तो समाज में अपने आप सुधार आ जाएगा और ये जो राजनीति इसके ऊपर चलती है वो तो अपनी तरफ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो उनका जो नज़रिया था वह नज़रिया ये था कि वो सोचते थे कि जो ये धर्म है, ये धर्म के से रिलेटेड जो बातें हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसको मैं अगर पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ तो इससे क्या होगा, समाज में पूरी तरह से सुधार तो आ ही जाएगा। इसके अलावा जो राजनीतियाँ चलती हैं इसके ऊपर वो भी क्या होंगी, पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। तो ये इनकी सबसे बड़ी समस्या थी और इसको ये ख़त्म करना चाहते थे। उसके अलावा इनका सिद्धांत ये भी था कि जो पापी होता है अगर वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उसके लिए उसको आत्मिक शुद्धि और पश्चाताप करना चाहिए, न कि आडंबर और अनुष्ठान करना चाहिए। उसके अलावा जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी, अगेन फिर से वही बात, और सभी मनुष्य एक समान है, ये उन्होंने बतलाया। और अपने समय में वे एकेश्वरवाद नामक शब्द से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थे। वे इस्लामी के एकेश्वरवाद के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे और उन्होंने ये भी कहा कि एकेश्वरवाद जो है वो वेदांत का भी, वेद उपनिषदों का भी एक मूल सिद्धांत है। उन्होंने अपने ज़िंदगी में यह बतलाया कि हिंदू समाज जो है वो तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक महिलाओं की अशिक्षा, बाल विवाह और सती प्रथा को वो अपने समाज से हटा नहीं देता। उसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेंड्स उनकी योगदान की, कंट्रीब्यूशन की धर्म के प्रति या धार्मिक सुधार के प्रति। उन्होंने अपने समय में जो पहला प्रकाशन लाया, मतलब जो पहला लिटरेरी वर्क या फिर पहला साहित्य बुक जो उन्होंने लिखा वो लिखा 1803 में फ्रेंड्स, और उसका नाम था तुहफात उल मुवाहिद्दीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुहफात उल मुवाहिद्दीन। यह उन्होंने पहला लिटरेरी वर्क किया जिसका अर्थ होता है देवताओं को एक उपहार, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के धर्म के प्रति जो अंधविश्वास और भ्रष्ट प्रथाएं हैं उसको पूरी तरह से इसमें उजागर किया है। वर्ष 1814 में फ्रेंड्स उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति धर्म और निरर्थक अनुष्ठानों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना की। और उसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने एक और लिटरेरी वर्क किया जिसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या फ्रेंड्स नाम था? परसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें उन्होंने जो ईश्वर थे ईसाइयों के, जिनका नाम था ईसा मसीह, तो ईसा मसीह से संबंधित जो चमत्कार वाले किताबें थीं उसका उन्होंने बुरी तरह से उसको नकारा और यह बोला कि यह जो है पूरी तरह से ये सब ढोंग है, आडंबर है, और उन्होंने ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार रूप मानने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा इनका योगदान जो है समाज के सुधार के प्रति क्या था? वर्ष 1815 में इन्होंने आत्मी सभा, और वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा का इन्होंने स्थापना किया, जो कि इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म सभा जो था 1828 में जो इनकी स्थापना की थी वह इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने अपने समय में जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाइयों के प्रति या फिर नशीली दवाइयों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, अपने समय में पूरी तरह से अभियान चलाया। उसके अलावा महिलाओं की स्वतंत्रता, सती एवं विधवा पुनर्विवाह पर पूरी तरह से जोर दिया। और इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं के अपमान पर विरोध किया और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की मांग भी की। सॉरी फ्रेंड्स, योगदान मतलब कि उनका कंट्रीब्यूशन ब्रह्म समाज के प्रति क्या रहा? 1828 में फ्रेंड्स उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। कब फ्रेंड्स? उनके मृत्यु के पश्चात। उनकी मृत्यु कब हुई फ्रेंड्स? 1837 में। और 1837 में उनकी मृत्यु के बाद 1866 में जो ब्रह्म सभा है वह 2 गुटों में बट गया था। वह कितने गुटों में बट गया था फ्रेंड्स? 2 गुटों में। कौन कौन से में? ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करने लगे फ्रेंड्स? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करने लगे फ्रेंड्स? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन से फ्रेंड्स? मैंने आपको शुरुआत में बताया, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर वही थे जिन्होंने नेशनल एंथम राष्ट्रगान को लिखा। और इसके अलावा मैं बता दूं फ्रेंड्स, बंगाल का भी जो राष्ट्रगान है वो भी लिखने वाले जो हैं अमर सोनार बंगला जो नाम से जाना जाता है वो भी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर हम लोग जो समझे ब्रह्म सभा जो है यह जो है 1828 में इसकी स्थापना की थी कि इन्होंने राजा राम मोहन राय ने, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। और जब इनकी मृत्यु हुई तो 2 भागों में बट गया। किसमें फ्रेंड्स? ब्रह्म समाज में और आदि ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज के संस्थापक नेतृत्व करने वाले हो गए केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करने वाले हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर।
तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा सुधार के प्रति बातें जानते हैं। शिक्षा सुधार के प्रति फ्रेंड्स उन्होंने अपने समय में 1817 में पहली बार हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयरले के प्रयासों का समर्थन किया, जिसके कारण हिंदू कॉलेज तो खुल गए और वहाँ पर उन्होंने अपने दर्शनों को पढ़ाने के बजाय मैकेनिक्स और वॉल्टेयर के दर्शनों को पढ़ाना ज़्यादा जरूरी समझा। और 1825 में फ्रेंड्स उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की, जहाँ पर भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक साथ ही साथ फिजिक्स को लेकर पढ़ाइयाँ की जाती थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आर्थिक और राजनीतिक सुधार। आर्थिक और राजनीतिक सुधार में उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कि प्रेस के जितने भी आंदोलन हुए उनको उन्होंने पूरी तरह से समर्थन दिया। और उसके अलावा वर्ष 1819 में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रेस सेंसरशिप में ढील लाते हैं, तो उस वक्त उन्होंने भी कुछ प्रकाशन किए, जिसमें से मुख्य है ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821 में, बंगाल साप्ताहिक संवाद कौमुदी, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अकबर का प्रकाशन किया। तो यहाँ पर तीनों का इन्होंने प्रेस में प्रकाशन किया, अखबार का प्रकाशन किया। इसके अलावा फ्रेंड्स आर्थिक और राजनीतिक सुधार क्या था फ्रेंड्स, जो टैक्स को लेकर सुधार था उनका फ्रेंड्स, वो क्या था, वो जमींदारों की जो दमनकारी नीतियाँ थी, मतलब कि जो टैक्स होते थे भूमि के ऊपर, उसको उन्होंने न्यूनतम करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। और उसके अलावा फ्रेंड्स विदेशों में जो भारत के सामान जाते थे उस पर बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्स लगता था, जिसको भी उन्होंने कम करने का प्रयत्न किया। और उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो व्यापार होता था, उसके ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मनमाना अधिकार होता था, उसको भी उन्होंने समाप्त करने पर पुरजोर दिया। आगे फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय के द्वारा जो लिटरेरी वर्क साहित्यिक कार्य किए गए उसके नाम यहाँ पर लिखे हैं फ्रेंड्स। पहला है तोहफत उल मुवाहिदीन वेदांत गाथा, दूसरा वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण का अनुवाद, केनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, हिंदू धर्म की रक्षा, द परसेट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह के ईश्वर होने के ऊपर कटाक्ष किया है। और उसके बाद बंगाली व्याकरण, द यूनिवर्सल रिलीजन, भारतीय दर्शन का इतिहास और गौड़ी व्याकरण, ये सब जो है लिटरेरी वर्क उन्होंने अपने समय में किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। निष्कर्ष क्या निकलता है राजा राम मोहन राय के लाइफ से, उनके लाइफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह आधुनिक युग के महत्व को बहुत ही पहले ही भांप गए थे। और उनका यह मानना था मानव समाज के प्रति कि मानव समाज को अगर एक होना है तो उन्हें आपसी भाईचारे में रहना होगा, न कि अलगाव होकर। अगर वे अलगाव होकर रहेंगे तो मानव समाज जो है पूरी तरह से बिखर हो जाएगा और पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये राजा राम मोहन राय के लाइफ के बारे में थे, जिसमें हमने फ्रेंड्स ब्रह्म समाज और साथ ही साथ उनके सिद्धांतों को पढ़ा। सिद्धांत देखिए फ्रेंड्स, ये रहे जो इनके थिंकिंग है, यही उनके सिद्धांत थे। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज और उनके सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से मैंने बताया फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आगे के लेक्चर में किसी और नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए खुश